नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से करेंगे और अगले 1 घंटे तक मैं आपको ताजी खबरें, उससे जुड़ी अपडेट बताता रहूंगा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं पहली अच्छी खबर से। सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत है ये, जहां टनल में पिछले 11 दिनों से 41 लोग फंसे हुए हैं। आज वो 12वां दिन है और अब किसी भी वक्त इनके बाहर आने की गुड न्यूज मिल सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए। आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्रिलिंग के रास्ते की रुकावट को दूर किया गया है। सरिया स्टील को काट कर निकाल दिया गया है। पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया चल रही है। मजदूरों के बेहद करीब पहुंची है रेस्क्यू की टीम। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि रेस्क्यू की टीम बेहद करीब पहुंच गई है। सरिया स्टील को काट कर निकाल दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी, कल जो रेस्क्यू टीम में लगे लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 8 बजे का वक्त होगा, 8 बजे तक ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो मजदूर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं, अब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में है। किसी भी वक्त उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। अस्पताल भी तैयार कर लिए गए हैं कि अगर मजदूर आते हैं, उनकी हालत, सबसे पहले उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनकी हालत देखी जाएगी और उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल में रख दिया जाएगा और जब पूरी जांच हो जाएगी फिर वो वहां से बाहर आएंगे। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है, खबर ये कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। 8 बजे का समय, 8 बजे के आसपास ये हो सकता है। सुनाते हैं आपको। आगे टनल में मलबे में कुछ सरिये के टुकड़े नजर आए। मशीन सरिये को नहीं काट पाई। वो ड्रिल बाहर निकाल लिया, मशीन वहीं खड़ी है। अब उस पाइप के थ्रू जाके एनडीआरएफ के लोग वो जो सरिये हैं उन सरियों को काटेंगे। सरिये कटते ही मशीन आगे जानी शुरू हो जाएगी। इससे मैं अभी अंदर से बाहर आया हूँ, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे में सरिये कट जाएंगे। कितने सरिये के गुच्छे थे वहाँ? चार सरिये हैं। कितने कट चुके हैं? अभी तक कोई नहीं कटा जब मैं अंदर था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर, 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। और कितने पाइप अभी अंदर डालने की प्रक्रिया जो है बची हुई? 12 पाइप, 2 पाइप 6 मीटर के, 6 मीटर के और डालने हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। हरपाल सिंह रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, उनकी आप सुन रहे थे, उनका बयान आप सुन रहे थे, बात सुन रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां क्या हालात हैं, अब तक क्या हुआ है, रात भर क्या हुआ है, क्योंकि ये हरपाल सिंह ने रात को आकर बयान दिया था। दीपक रावत जुड़े हैं। सुप्रभात दीपक जी, क्या हालात हैं अभी के और कितनी देर और लगेंगे? रात को जो लगातार काम चल रहा था उसमें कोई बाधा आई, अब तक का अपडेट बताइए। जी विवेक, आपको सुबह की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये सामने टनल आपको नज़र आएगी, जिसमें लगातार आपको जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो काम करते हुए नज़र आएंगे। लगातार काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि कई सारे हर्डल्स बीच में आ जाते हैं। रात को जो काम रुका है उसके पीछे की वजह ये कि करीबन 4 से 5 स्लैब का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें लोहा स्टील होता है, वो बीच में आ गया था। और ऑगर मशीन जो है, जो ड्रिलिंग का लगातार काम कर रही है, वो लोहे और स्टील को नहीं काट सकती है। तो ऐसे में जो जहाँ तक का पाइप डाला जा चुका था, वहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से जो कुछ लोग थे उनको भेजा गया। गैस कटर की मदद से उसको काटा गया। उसको काटने में ही लगभग पूरी रात का वक्त लग गया। अब ये कहा जा रहा है, अंदर की तरफ से जानकारी मिली है कि दोबारा से ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। करीबन 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी और होनी है। 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे का वक्त और लग सकता है। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि 5-6 घंटों का वक्त लग जाएगा जब वो पाइप वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पर 41 मजदूर पिछले 12 दिनों से फंसे हो। क्योंकि आज 12वां दिन हो गया, तो आप देखिए कि 12 दिनों बाद क्या वो कामयाबी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। लेकिन
लगातार इस वक्त भी मैं आपको बता दूं सुबह का वक्त है और लगातार इस वक्त भी जो है आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से तमाम मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो आधुनिक मशीनें जो यहाँ पर लगाई गई थी उनसे लगातार काम चल रहा है और भी मशीनें मंगाई गई हैं, ये भी बताया गया है, ये भी जानकारी मिली है। जो अधिकारी थे वो रात भर यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने कई बार उसको मुआयना किया, निरीक्षण किया। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सबको बाहर निकाल लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कल यहाँ पर पहुँच गए थे उत्तरकाशी में और उस अस्पताल में उनकी मुलाकात इन तमाम श्रमिकों से होनी है। जब वो यहाँ से निकाल के उस अस्पताल में ले जाए जाएंगे तो पूरी तैयारी सरकार प्रशासन ने कर ली थी और उम्मीद ये थी कि कल रात को ये सब पूरा काम हो जाता, ये बाहर आ जाते, लेकिन जो लोहा और स्टील बीच में आ गया उसे काटने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। उन्हीं स्टील को और लोहे को काटना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मशक्क़त है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट देते रहिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हुए आपको इस रेस्क्यू टीम के बारे में और जानकारी दे देते हैं कि अब तैयारी कहां तक पहुंच गई है। सुरंग के पास 12 एम्बुलेंस तैनात हैं, सुरंग के पास ही रखा गया है। सभी सुविधाओं से ये एम्बुलेंस लैस हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उसमें मौजूद हैं। वहीं पर एम्बुलेंस में तुरंत अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाएगा। अस्पताल में भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सभी मजदूरों का वहां पर हेल्थ चेकअप होगा, ये सारी तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर की निगरानी में ये मजदूर रहेंगे क्योंकि ये पिछले 12 दिनों से वहीं पर फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बाहर आते ही पहले उनको चेकअप किया जाएगा, क्या क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये सारी तैयारियां की गई हैं। सुरंग में अब तक क्या हुआ है कि पाइप डाले गए हैं, सिर्फ 10 से 15 मीटर पाइप डालने की चुनौती है, वो जो आखिरी वाला है। और दूसरी खुशखबरी ये भी हो सकती है कि 42 मीटर तक 800 mm के 800 मिलीमीटर के जो पाइप हैं वो डाल दिए गए हैं। किसी भी पल ये अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अब जो खबर बता रहे थे दीपक रावत, उसके अनुसार करीब 12 बजे का वक्त हो सकता है, क्योंकि कल हरपाल सिंह सामने आए थे, वो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं। उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी जो आ रहा है, जो आंकड़ा आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, वहाँ पर हमारे संवाददाता दीपक रावत मौजूद हैं, उनके अनुसार ये 11-12 बजे तक आ जाएगा। ये खुशखबरी आ जाएगी कि लोग बाहर आ गए। अब ये जान लीजिए कि किस राज्य के कितने जो मजदूर हैं वो उस सुरंग में, उस टनल में फंसे हुए हैं। बिहार के 4 हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, पश्चिम बंगाल के 3 हैं और झारखंड के 15 मजदूर हैं। असम के भी 2 मजदूर फंसे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के 1 मजदूर है, उत्तराखंड के 3 हैं और ओडिशा के 5 मजदूर हैं। ये सारे लोग अभी भी टनल के अंदर बने हुए हैं और ये सब लोग, अब तो आ गई थी तस्वीरें भी कि ये सब लोग अभी भी सुरक्षित हैं और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारियां हो रही हैं। दीपक रावत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, कल रात को हरपाल सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक का वक्त लग सकता है। अब रात को वो कटिंग का काम चला, अब क्या लग रहा है कि 8 घंटे से, मतलब 8 बजे से वो समय ज़्यादा हो सकता है, 8 घंटे का हो सकता है, लाइक कि 1 बज सकते हैं, दोपहर हो सकती है। विवेक, अगर शुरू से ये देखा जाए, मतलब पिछले 11-12 दिनों से जब से ये हादसा हुआ है तब से हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा है कि कोई निश्चित तय सीमा है कि नहीं है, लेकिन अभी तक कभी भी ये तय सीमा नहीं बताई गई कि इतने बजे और इतने घंटे में काम हो पाएगा। हालांकि कल जब ये बात पूछी गई तो कल से पहली बार ये कहा गया कि 15 घंटे में काम हो जाएगा, फिर कहा गया कि 8 घंटे में काम हो जाएगा, रात को कहा गया कि 8 बजे तक काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो अधिकारी से बात हुई है, ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि 8 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है और शाम का 6 भी बज सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, तो आप जितना आगे बढ़ते हैं आपको तमाम चीज़ें से जूझना पड़ता है। कभी सरिया, कभी स्टील आ जाता है, कभी बड़ी चट्टान आ जाती है। बड़ी चट्टान भी अगर आ गई तो उसको काटने के लिए इस ऑगर मशीन को बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और जो मलबा है वो भी कुछ इस तरीके का है कि उसके अंदर अगर आप ऑगर मशीन डालते हैं तो उसमें मिट्टी, इस तरह की गीली मिट्टी भी हो सकती है जिसे छेदना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि पानी का रिसाव भी इस टनल के अंदर देखा गया है।
और मलबा गिरने का डर तो बना ही हुआ है पहले दिन से ही। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है, और इनसे पार पाते हुए हम उस स्थिति तक जा पहुँचे हैं कि आज हम कह रहे हैं कि अभी बस कुछ ही घंटे बचे हैं कि ये बाहर आ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किलें पहले भी आई थी। और अब लेकिन इन्हीं चुनौतियों को पार पाते हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, कई लोगों की टीम लगी हुई है। मैं आपको बता दूं 200 से ज़्यादा लोग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात एक समय पर काम करते हैं। तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत मशीनें लगी हैं, और उम्मीद है कि आज वो समय होगा जब ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन निश्चित समय अभी तक कोई नहीं बता पाया है। विवेक, दीपक, कुल मिला के ये कहें कि क्योंकि भले अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रेस्क्यू करके मज़दूरों को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें काफ़ी अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताएं इसलिए हैं क्योंकि वो जो जब उसमें वो होल कर रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश हुई तो हो सकता है कि मलबा फिर से गिर जाए या फिर वाइब्रेशन की वजह से रोकना पड़ जाए। ये सारे मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं अभी भी वहाँ पर, जिसकी वजह से शायद अधिकारी या फिर कुछ लोग ये बता रहे हैं ऑफ कैमरा कि शाम भी हो सकती है या फिर और लंबा वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, वाइब्रेशन की बात भी है, क्योंकि जब मशीन इतनी हैवी मशीन, ऑगर मशीन जब चलती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्या है कि जो मलबा है वो लगातार नीचे आ रहा है। जो चिमनी शेप बन गई है मलबे की, करीबन 60 मीटर तक, 70 मीटर तक ये मलबा फैल गया है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही रही कि शुरुआत में मलबा कम था, जब आपने मशीन से ड्रिल करना शुरू किया तो फिर मलबा और ज़्यादा गिरा, और इसकी वजह से जो मज़दूरों की और हमारे बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो ऐसे में ये भी बार बार देखा जाता है कि आपको बार बार ये लगातार ड्रिल नहीं करना है, एक निश्चित समय के लिए उसको रोकना भी होगा काम करते करते, क्योंकि जब मलबा गिरता है तो उस वक्त आपने और कंपन किया तो और तेज़ी से गिरेगा, चट्टानें भी गिरती हैं, तो वो सब चीज़ें को भी जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद जब आप एक पाइप अंदर डाल देते हैं तो दूसरे पाइप को उस पर वेल्ड करना होता है। वेल्डिंग में करीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि जब वेल्डिंग आप करते हैं तो पाइप काफ़ी गर्म होता है, उसको पहले ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गर्म पाइप पे दूसरा पाइप पुश करेंगे तो जो पाइप अंदर है वो फट सकता है, बस्ट हो सकता है, और वो बस्ट हो गया तो आपकी पूरी कवायद फेल हो जाएगी। तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है, उस कवायद के हिसाब से कोशिशें की जा रही है कि अब हम उन तक पहुंच सके। और 10 मीटर 12 मीटर की जो बात कही जा रही है उसमें अब देखा यही जा रहा है कि कुछ भी रुकावट ना आए, तो ये मान के ज़रूर चला जा सकता है कि 5-6 घंटे या उससे कम में हम उन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है कि 5-6 घंटे या फिर उससे कम में हम वहाँ पहुँच भी सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वक्त लग जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर ड्रिल का काम ऐसे ही चलता रहे और आगे बढ़ता रहे तो हम तुरंत वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि मज़दूरों को बाहर निकाल के आ सके। सिलक्यारा हादसे से हमें क्या सबक मिलता है, इस तरह के हादसे से ये भी हम आपको बता देते हैं कि देश भर में निर्माणाधीन अब तक 29 सुरंग हैं। अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं सबक लेने के बाद कि आखिर क्या क्या हुआ है। NHAI सभी सुरंगों की सुरक्षा का ऑडिट करेगा। अब ऑडिट की प्रैक्टिस जल्द से शुरू करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। सुरंग में इतने जो मजदूर फंसे हैं, जो इतनी जिंदगियां फंस गई हैं, ऐसी चीज़ों से बचा जा सके, इसलिए जो 29 निर्माणाधीन सुरंगें हैं देश में, अब NHAI उन सभी सुरंगों की सुरक्षा का ऑडिट करेगा। ये एक जानकारी निकलकर सामने आई है ताकि भविष्य में ऐसे संभावनाओं से बचा जा सके। दीपक रावत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो वहीं पर हैं, अपडेट हमें बता रहे हैं, कहां तक पहुंचा ये रेस्क्यू ऑपरेशन सब बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या बदल गया है जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग से अच्छी खबर आने वाली है। ट्रक पर लदे ये कोई साधारण पाइप नहीं है। ये पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी का वो रास्ता है जिस पर चलते हुए उन्हें बाहर आना है। दरअसल इन्हीं लोहे के पाइप के जरिए सुरंग के भीतर एक और सुरंग बनाई जा रही है। पहले 900 mm के ऐसे पाइप मलबे को ड्रिल करके अंदर डाले जा रहे थे, लेकिन अब
उससे कुछ छोटे 800 mm के पाइप ड्रिल करके फिट किए जा रहे हैं। ये देखिए, मजदूर यहाँ इस हिस्से में फंसे हुए हैं। 60 मीटर का मलबा उनका रास्ता रोके हुए है। सुरंग के दोनों तरफ मलबा है और बीच में जो 2 किलोमीटर का हिस्सा है वहाँ 41 मजदूर मौजूद हैं। अब हो ये रहा है कि सिलक्यारा वाले हिस्से से लोहे के पाइप डाले जा रहे हैं और अब तक 8 पाइप ड्रिल किए जा चुके हैं। यानी हम मलबे के बीच 45 मीटर से ज्यादा का रास्ता बना चुके हैं और अब 10 मीटर से भी कम का फासला बाकी रह गया है। टनल के भीतर जो एक और टनल बनाई जा रही है पाइप के जरिए, जिसके जरिए तमाम 41 लोगों को बाहर निकाला जाना है, उन पाइप को आज बेहद करीब से आपको दिखाते हैं। ये वो पाइप हैं जिनके जरिए इन 41 लोगों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। ये आप देखें तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इनसे एक एक कर सभी लोगों को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है। ये अब जो आप देख रहे हैं कि चौड़ाई, पहले 900 mm चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन अब जो हैं वो 800 mm की चौड़ाई वाले पाइप डाले जा रहे हैं ताकि ये आसानी से अंदर तक ड्रिल की जा सके। तो ये इनकी आप चौड़ाई देखिए करीब से, इनकी चौड़ाई इतनी है कि एक शख्स जो है वो आराम से उसको लिटा कर और रस्सियों के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकेगा। तो ये इतने चौड़े पाइप हैं कि इसकी वजह से जो 41 लोग हैं वो जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को पाइप में से होते हुए बाहर कैसे आना है, ये बताने के लिए पहले एनडीआरएफ के जवान इन्हीं पाइप से रेंगते हुए अंदर जाएंगे और फिर मजदूरों को बताएंगे कि बाहर आने का सही तरीका क्या होगा। एनडीआरएफ के जो पीछे जवान हमको नज़र आ रहे हैं, देखिए पूरा अलर्ट मोड में है। इनमें से कई सारे जवान, जिसमें उनका पैरामेडिकल स्टाफ के भी लोग होंगे, वो अंदर जाएंगे। वो उसी जो मेकशिफ्ट टनल है, जो पैरेलल टनल है, उसके सहारे वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है, देखिए हाथ में स्ट्रेचर भी उनके नज़र आ रहा है। वो देखिए, अगर हम दिखा पाए, हालांकि जो है अंधेरा है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेचर नज़र आ रहा है। जैसे कि जानकारी मिली है कि उस स्ट्रेचर पर एक एक करके इस तरीके से जो कई सारे स्ट्रेचर्स होंगे जो लेकर के वो अंदर जाएंगे और उस स्ट्रेचर पर मजदूरों को एक एक करके मजदूरों को लिटाला जाएगा और दूसरी तरफ से उसको एक रस्सी के सहारे खींचा जा सकता है। कुछ इस तरीके का जो है प्लान बन रहा है। इसी वजह से वो स्ट्रेचर हमको नज़र भी आ रहे हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, मुमकिन है कि जो टीम अंदर जा रही है वो अपना एक रिहर्सल कर रही हो, क्योंकि एनडीआरएफ के पास में इस चीज़ की महारत है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की। और इसी वजह से ये लोग फिलहाल, अभी तक इनका बहुत ज़्यादा रोल जो सामने नहीं आया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा रोल है वो इन एनडीआरएफ के जवानों का होगा। सोमवार से ही ऑपरेशन टनल को लेकर पॉजिटिव खबरें आने लगी थी। सोमवार को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में मदद मिली थी, जिससे उन्हें पूरा खाना मुहैया कराना आसान हो गया था। 9 दिन बाद मजदूरों को अनाज दिया गया था। बुधवार दोपहर के लंच में वेज पुलाव और बटर पनीर दिया गया। हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। फिर उसमें हमने उनका कार्ब्स का ध्यान रखा है, राइस दिया है कार्ब्स में, प्रोटीन इंटेक के लिए उनके लिए पनीर दिया है, ड्राई पनीर दिया है। वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। डॉक्टरों ने मजदूरों को बेहद कम तेल मसाला का खाना देने के लिए कहा है और उसको ध्यान में रखते हुए ही खाना तैयार हो रहा है। सोमवार को खाना मिलना शुरू हुआ और मंगलवार सुबह सुरंग के भीतर से आई इन तस्वीरों को देखकर देश ने राहत की सांस ली थी। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। ये सर वो गब्बर सिंह ने की, अच्छा, हमारे फोरमैन, और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। सुरंग के भीतर फंसे मजदूर बात कर रहे थे। उन्हें देखकर ये भरोसा हुआ कि वो निराश नहीं है। उन्हें विश्वास है कि जल्द मदद के हाथ उन तक पहुंचेंगे। और सुरंग में काम करने वाले मजदूरों ने ये बता दिया कि सिर्फ उनका जिस्म फौलादी नहीं है, उनका जिगर भी उतना ही फौलादी है।
ताजा अपडेट यह है कि 6 इंच के उसी पाइप के जरिए मजदूरों तक माइक्रोफोन और स्पीकर भी भिजवा दिए गए हैं, यानी अब उनसे बातचीत कर पाना आसान हो गया है। तो इतने दिन का वक्त बीत गया, लेकिन आज कभी भी वो अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, वो टनल से बाहर आ सकते हैं। चलिए अब जरा बात राजस्थान के चुनाव की कर लेते हैं। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नीरज पांडे हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप भी देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं, जो इस समय राजस्थान में लगातार घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और इस व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने कुछ समय एबीपी न्यूज़ के लिए भी निकाला है। सर, आपका धन्यवाद। पहले तो राजस्थान से कैसी उम्मीदें हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नीरज जी बहुत उम्मीद है और राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। कारण 2 हैं। एक, मोदी जी के द्वारा जन कल्याणकारी नीतियों को जो धरती पर लागू हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें धरती पर उतरी हैं और आम मानवी को इसका लाभ पहुंचा है। उसकी ताकत बढ़ी है, वो स्वावलंबन की ओर बढ़ा है, वह स्वावलंबी हो रहा है। तो इन जन कल्याणकारी नीतियों पर उनका विश्वास जमा है। दूसरा, गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार, नीयत में खोट, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करके राज करना, तुष्टीकरण करना, ध्रुवीकरण करना, भ्रष्टाचार करना, किसानों के साथ धोखा देना, महिलाओं का उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें इतनी हुई हैं कि लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं और इसलिए गहलोत सरकार को का जाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, ये आज राजस्थान की जनता का मन बना है। सर, आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं योजनाओं, ऐसी ही योजनाओं और गारंटियों की बात तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो गारंटी स्कीम्स हैं उसके दम पर हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ऐसा है कि उनको लोगों ने देख लिया। किसान का कर्जा माफ़, आपने कहा 19,400 किसान वो डिफ़ॉल्टर हुए और डिफ़ॉल्टर के आपने ज़मीनें कुर्क की हैं, संख्या है 19,400। उसी तरीके से आपने बात की कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, आपने महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया। आपने कहा था मैं बेरोज़गारी भत्ता देंगे, आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपकी स्कीम्स के प्रति, कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स के प्रति किसी का विश्वास ही नहीं है। दूसरी ओर मोदी जी जो कहते हैं, जब वो कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है, तो जनता विश्वास करती है। इसलिए उनकी स्कीम्स में कोई किसी का न रस है, न कोई उसमें इंटरेस्ट है उनका। अब आप देखिए ना, वही कितने सीरियस है। 3 दिन पहले आप मैनिफेस्टो लेके आते हो तो क्या कैंपेन करते हो आप? लेकिन उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाएं भी हैं। 500 वाला सिलेंडर 400 में, 25 लाख रुपए वाला चिरंजीवी 50 लाख में, 50 लाख का। कोई मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को कोई इस दृष्टि से सीरियसली लेता ही नहीं है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। हिमाचल में लोग ढूंढ रहे हैं उनको, कर्नाटक में लोग उनको ढूंढ रहे हैं, किसान ढूंढ रहे हैं, एमएलए घूमने में उनको दिक्कत आ रही है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, उनको मालूम है। यहीं पर आप ही ने कहा था 1, 2, 3, 4 ऐसा ये कोई नेता कह के गए थे और आज 19,400 किसान का ज़मीन कुर्क हो गई। कौन छोड़ेगा इनको? कौन इनके ऊपर विश्वास करेगा? इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको दिया? इन्होंने कहा नौकरी देंगे, 19 बार पेपर लीक हो गया, किसी को आप नौकरी नहीं दे सके। तो ये सब चीज़ें, तो कौन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? राजस्थान में सर आप लोगों ने चेहरा नहीं दिया, कोई खास स्ट्रेटजी इसके पीछे? हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है, उसी स्ट्रेटजी के तहत हम तय करते हैं। कई राज्यों में हम देते हैं, कई राज्यों में हम नहीं देते हैं। यहाँ हम लोगों ने तय किया कि हम नहीं देंगे, सब लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो ये सोच करके किया है। सबके लिए खास प्लान होता है, सबके लिए। एक कार्यकर्ता के लिए भी हम खास प्लान बनाते हैं, तो सबके लिए, नेताओं के लिए भी खास प्लान बनता है और वो खास प्लान सबसे चर्चा होकर के बनता है, तो बनेगा जब बनना होगा। सर, पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही पर्सनल अटैक हुए। झूठों का सरदार कहा गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप का उल्लेख करते हुए उन्हें पनौती कहा गया,
इसके बाद उन्हें जेब कतरा तक कहा गया। ये जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं, इनमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है, जिसको कहा जा सकता है मानसिक अवस्था जो है वो आज फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल पार्टी और फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल लीडर की तरीके से बिहेव कर रही है। लीडर और पार्टी क्राइसिस में ही पहचानी जाती है। आज वह अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, बौखलाहट है, और वो बौखलाहट उनकी शब्दों में आ रही है। स्तर विहीन, बिलो द बेल्ट हिट करना और बहुत नीचे स्तर तक जाकर के, ये उनके कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के जो उनका ग्लोरियस इतिहास कभी रहा है उसके बारे में आज बहुत कुछ बताता है। और क्या मैं क्या कह सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरीके का वक्तव्य दे, उनके नेता इस तरीके का वक्तव्य दें, तो मैं यही मान सकता हूं कि आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। हमने देखा सर, बहुत सारे चुनाव स्टेट्स के देखे, जब भी स्टेट्स के चुनाव होते हैं उनमें पीएम पे सीधा अटैक होता है और उसका नुकसान दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को होता है। तो क्या आप देखते हैं कि राजस्थान में इस तरह की जो बयानबाजी है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है कि जनता बहुत जागरूक है, जनता को मालूम है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनके साथ छलावा कर रहा है। तो ऐसे लोग जो छलावा करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो उसका स्वाभाविक रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग और आते हैं। लेकिन अब उनको कौन समझाए, ये वो पॉलिटिकल पार्टी तो वो चलाते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको भगवान उनको सद्बुद्धि देता ही मैं कह सकता हूँ। नड्डा जी, इस चुनाव के बेसिक इश्यूज क्या मानते हैं, मुद्दे क्या मानते हैं कि वाकई ये इस स्टेट के मुद्दे हैं जिन पर लोग अपना मत करेंगे? देखिए, राजस्थान मेन स्ट्रीम में विकास चाहता है, वह विकास गहलोत सरकार ने रोका। गरीब को ताकत चाहिए, उसको रोका गया। यह प्रदेश जो बहुत शांत प्रिय और जो एक अच्छी स्टेट मानी जाती थी, आज राजस्थान गहलोत सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, तुष्टीकरण में नंबर 1, किसानों को धोखा देने में नंबर 1, युवाओं के साथ धोखा देने में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। तो कुशासन, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण, इसके खिलाफ राजस्थान की जनता आतुर है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका विश्वास कि जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोगों की सरकार बनाते हैं और लोगों के हितों में काम करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत बार बार आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग मुद्दों पर बात नहीं करते, आप लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, दूसरे मुद्दों को चुनाव में लाते हैं, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर, गरीबी पर, इन सब पे बात नहीं करते। ये बार बार मंचों से कह रहे हैं सर। वो ऐसा मैंने कहा ना कि उनको क्या बोलते हैं और जो वो बोलते हैं उन पर उनको खुद विश्वास है क्या? उन्होंने कहा मुद्दों की बात नहीं करते हैं। गरीबी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया कि नहीं उठा दिया? अब ये मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। अति गरीबी 1% से नीचे आ गई, और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, ये गरीबी का मुद्दा नहीं है। गैस उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 11 करोड़ 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों को बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, ये मुद्दा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 4 करोड़ मकान बनाना तय हुआ, सैंक्शन हुआ। 20 लाख मकान राजस्थान के लिए है, 9 लाख मकान बनने से रोका है गहलोत सरकार ने, ये मुद्दा नहीं है क्या? ये गरीबों का मुद्दा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को पहले रोकने का प्रयास करना, ये मुद्दा नहीं है क्या? तो ये सब मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये मुद्दा नहीं है क्या? क्या ये किसानों को मजबूती नहीं देता है? उसी के साथ साथ ध्रुवीकरण कौन करता है? रामनवमी का शोभा यात्रा तुम रोको, कांवड़ यात्रा तुम रोको, शिवालय तुम ढाओ, राम का मंदिर तुम ढाओ, और पीएफआई को भाषण देने दो, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको जुलूस निकालने दो। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अब आप बेईमानी करो, आप लोगों को गुमराह करो, और हम बात भी ना करें। नड्डा जी, अभी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जातिगत आरक्षण छोटे छोटे ब्लॉक्स में देने की बात हो रही है, तो ये इसकी शुरुआत है? अब देखिए, आपने खुद ही बता दिया नीरज जी कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और वो खुद ही, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा।
तो वो मुस्लिमों की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी रिजर्वेशन होगा वो कास्ट बेस होगा। अब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। धर्म के आधार पर कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन जब आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो इसका मतलब आप वो शब्द को डालने का प्रयास कर रहे हैं और यही आपकी नीयत में खोट स्पष्ट दिखता है। अब दिखता है तो हम बताते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी सरकार आ रही है राजस्थान में, तो अगर सरकार आती है तो पहला निर्णय कौन सा ऐसा आपके मन में है जो इसे आप लागू करेंगे राजस्थान के हिसाब से? देखिए, ये तो जो मैनिफेस्टो में है वो हम पूरा लागू करेंगे और सबसे पहली बात तो होगी जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप प्रायोरिटी तय करेगा। हमारा जन कल्याण, सुशासन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस उद्देश्य को लेकर हम चलेंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन? ये तो समय बता देगा। हमारे यहाँ, मैंने नीरज जी पहले भी आपको बताया, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में भी और इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में मुझे सबसे लंबे समय रहने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ फैसले मन में लोग सोचते रहते हैं, सब प्रोज एंड कॉन्स पर सोचते रहते हैं। फैसले ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे में हो जाता है। तो वो जब होगा तो होगा। और दूसरी बात, विधायक दल का मत भी लिया जाएगा, उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके करेंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब चीज़ों का फैसला करेगा। एक अंतिम सवाल की क्या नंबर गेम देखते हैं आपकी, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो लगता है कि 2013 से हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 163 के ऊपर मुझे लगता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सचिन पायलट पिछले 5 साल में न जाने कितनी बार गहलोत से तकरार की वजह से चर्चा में रहे। इस बार भी सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। सचिन पायलट से एबीपी न्यूज के संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कई परतें खुली हैं, आप इसे कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ हम जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में हैं, विशेष विमान में। और इस बार कांग्रेस का भरोसा किस बात को लेकर है, बात करते हैं सचिन पायलट से। राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि चुनाव से काफ़ी पहले ही रुख पता चल जाता था, हवा का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन इस बार कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है और कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज इस बार 5 सालों के बाद सरकार बदलने का जो रहा है वो बदलेगा। किस बात का कॉन्फिडेंस है आप लोग? इस बात का कारण है कि ये इलेक्शन अलग है। इस बार लोग दोनों पार्टियों को देख रहे हैं और कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और भाजपा के अंदर जो बिखराव है, टकराव है और जो वो एब्सेंट रहे एज अ विपक्ष की पार्टी के तौर पर, उसका भी लोगों में प्रभाव है। हम लोगों का काम, और हाल ही में हम लोगों ने कर्नाटक में, हिमाचल में बीजेपी को हराया है। तो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग तरह का एक एनर्जी वर्कर्स के अंदर है, उस सब का लाभ हमको मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सभा में कहा कि कांग्रेस के नेता 5 सालों तक एक दूसरे को रन आउट करने की कोशिश करते रहे। नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ में आया कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है उसका जिक्र नहीं, मुझे क्या पता किसके बारे में बात कर रहे थे वो। लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं। तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने सभा में कहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर। इसलिए लोग, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं कोई दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि वो पार्टी, वो सरकार बेहतर है जो हमारे लिए काम करे। चंद लोगों के हज़ारों करोड़ रुपया बैंक का लोन माफ़ कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन किसी बुज़ुर्ग दंपत्ति को या बुज़ुर्ग व्यक्ति को हम पेंशन दें, स्कॉलरशिप्स दें या किसी को आर्थिक मदद करें तो वो रेवड़ी में बात ना हो गया। 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता खाना दें, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार को आर्थिक मदद करें, वो रेवड़ी है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और राजस्थान के लोग अब समझ गए हैं कि उनका भविष्य, उनका हित और उनके बच्चों का जो अगला पीढ़ी है, उनका भविष्य किस पार्टी के साथ ज़्यादा सिक्योर है। सवाल इसलिए उठ रहा है सचिन जी क्योंकि 5 सालों तक तो रह कर ये खबरें आती रहीं, आपको बहुत कुछ कहा भी गया। अभी हाल तक ये था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में कैंपेन नहीं कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल को आना पड़ा, राहुल गांधी की सभा में फिर आप लोग एक मंच पे नजर आए, प्रियंका गांधी की सभा में एक मंच पे नजर आते हैं, लेकिन दोनों नेता एक साथ नजर नहीं आते। इसको लेकर के तरह तरह के कयास हमने सबने मिलकर चुनाव लड़ा। 2018 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमने सबको साथ लिया और तभी हम सरकार बना पाए। पार्टी, कार्यकर्ता, संगठन मजबूत रहेगा तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमें रहेगा। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो बातें पहले की थी उस पर बार बार चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे खड़गे जी, राहुल जी ने कहा कि जो आप, जैसा आपने कहा
किसी ने कुछ कह दिया ना कहा, उसको भूलो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। और क्योंकि आज देश को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत कब होगी? जब हम स्टेट्स के चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव कब जीतेंगे? जब हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसी हिदायत को, इसी एडवाइस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने बेशक आप कह रहे हैं भूलो और माफ़ करो, लेकिन हम भी घूम रहे हैं प्रदेश में, बहुत सारा सेक्शन जो आपको सपोर्ट करता है। आपने कहा 25 तारीख को फाइनल है और हम वो जीतेंगे, लेकिन सवाल है कि इस टीम का कप्तान कौन है? इस टीम का कप्तान हमारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। वो हमारी लीडरशिप है एआईसीसी की। वो जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो सबको मान्य होता है। और कौन किस पद पर बैठेगा, नहीं बैठेगा, किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है, इसका निर्णय परिणाम आने के बाद किया जाएगा। विधायकों की राय ली जाएगी और जो नेतृत्व का निर्णय होगा वो सभी नेताओं को एक्सेप्टेबल होगा। 2018 में यही हुआ था। हम सब ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया, राहुल जी अध्यक्ष थे, जो निर्णय उन्होंने लिया वो सबको एक्सेप्टेबल था। और ठीक वही राजस्थान में होगा, ठीक वही मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ये कांग्रेस की ट्रेडिशन है, परंपरा है, प्रैक्टिस है। ये कोई अनोखा फॉर्मूला इस प्रदेश में इस बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा ऐसे होगा। सचिन जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, हालांकि ये सवाल राजस्थान में तो यही है कि राजस्थान कौन जीतेगा। आपने कहा कांग्रेस जीतेगी और 25 तारीख को फाइनल है, लेकिन राहुल गांधी इस डिबेट को लेकर चले गए विश्व कप फाइनल पर, विश्व कप क्रिकेट के फाइनल पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी कर दी और कह दिया कि भारत इसलिए फाइनल हार गया। बीजेपी अब उस मुद्दे पर राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रही है। आप कैसे लेते हैं ये हल्की गांधी जी वो नेता हैं जिनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला गया है, और उनके खिलाफ जो अपशब्द का प्रयोग किया गया उसके बारे में पहले भाजपा को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि राहुल जी या उनके परिवार या हम सब लोगों ने किसी भी व्यक्तिगत किसी की आज तक इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया है कभी भी। और जो आदमी को, जिस राहुल जी को जैसे पूरी बीजेपी टारगेट करती है, जानबूझ के करती है, और उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए वो कहते क्या है, करते क्या है। शुक्रिया सचिन जी, एबीपी न्यूज़ को समय देने के लिए। नजरें रहेंगी कि क्या राजस्थान में कांग्रेस इस बार रिवाज बदलने में कामयाब रहती है, और अगर रिवाज बदला यानी कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनी तो उस सरकार में सचिन पायलट की क्या नंबर 1 की भूमिका होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ जैनेंद्र, जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में। तो सचिन पायलट को आपने सुना। गहलोत कैंप ने भी अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। गहलोत के करीबी और मंत्री महेश जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ शब्दों में कहा है कि जनता की पसंद अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हमारे साथ हैं। महेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको टिकट भी नहीं मिला है, क्या देख रहे हैं आप अभी राजनीति तस्वीर आज की तारीख में? देखिए, मेरा जो आकलन है वो हो सकता है कि जितने सर्वे रिपोर्ट हैं, सो कॉल्ड सर्वे जो हैं या जो विश्लेषक हैं उनसे मैच नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि राजस्थान में दिसंबर 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और हम फिर से जनता की सेवा करेंगे। आप जितने सर्वे आ रहे हैं सबके उलट आप ये बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं। राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों में, योजनाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में किसी को कोई कमी नजर नहीं आती। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में किसी को कमी नजर नहीं आती, तो हम ये क्या माने कि अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? देखिए, ये तो विधायक दल तय करता है, लेकिन आज भी अशोक गहलोत लोगों की पसंद बने हुए हैं। विधायक दल तय करेगा फाइनली कि कौन मुख्यमंत्री बने। हाईकमान सब चीज़ों का देख रेख में हाईकमान के फैसला होगा, और हमेशा से यही होता है, आगे भी यही होगा। हाईकमान की देख रेख में विधायकों की राय जानी जाएगी। और पसंद अगर कोई है, ये आपने ये इस बारे में आप कायम अशोक गहलोत? मैं अभी जनता की पसंद के हिसाब से बात करने के लिए महेश जोशी जी हैं, और बहुत ही साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता की पसंद अशोक गहलोत हैं, और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर। तो महेश जोशी ने पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन घुमा के उसी बात को कह दिया कि अभी भी जनता की पसंद अशोक गहलोत हैं।